प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम निबंध साहित्य का विकास भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कि निबंध का विकास कैसे हुआ। इसमें विकास क्रम को साहित्यकारों ने 4 भागों में विभाजित किया है। उन 4 भागों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में गैर हिंदी क्षेत्र में हिंदी में जो लेखन कार्य हो रहा है, उन गैर हिंदी क्षेत्र के लेखकों के बारे में जो हिंदी में लेखन कर रहे हैं, उन लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे, विदेशों में रह रहे भारतीय जो अप्रवासी भारतीय हैं, वहाँ हिंदी लेखन कर रहे हैं, उन अप्रवासी भारतीय हिंदी लेखकों के बारे में भी जानेंगे। तो इस प्रकार आज हम 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। एक, विकास की दिशा हिंदी निबंध की। दूसरा, गैर हिंदी क्षेत्र के हिंदी लेखक भारत के। और तीसरे, अप्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहकर हिंदी लेखन कर रहे हैं, उनके बारे में। तो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी निबंध के बारे में। हिंदी निबंध का विकास क्रम कब से हुआ? हिंदी निबंध की एक महत्वपूर्ण विधा है और ये काफ़ी विकास कर चुकी है। इसका विकास क्रम, जैसा कि अन्य साहित्यकारों ने भी अन्य विधाओं को और हिंदी काव्य को भी जिस 4 युगों में बांटा है, वही 4 युग मुख्य रूप से यहाँ भी हैं। तो पहला आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु जी विभिन्न आयामों के कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने प्रायः हर विधा में लेखन किया है। इसलिए इस युग के जो प्रवर्तक हैं वो भारतेंदु जी हैं और उन्हीं के नाम से पहले युग को भारतेंदु युग कहा गया। इस काल में शिक्षा का प्रसार प्रचार चल रहा था, समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हो चुका था, अंग्रेजी साहित्य से अधिक संपर्क था क्योंकि अंग्रेजों का शासन देश में था, संचार आवागमन के साधनों का भी विकास हो गया था। इन सब के प्रभाव से निबंध विधा के अंकुरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का अभ्युदय हुआ, राजनीतिक विभिन्न आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन हुए। इस कारण से लेखकों ने इस नई विधा में लेखन कार्य आरंभ किया और कई लोगों ने इस विधा को अंगीकृत किया और कम समय में ही ये विकास की गति पकड़ चुकी। 4 चरणों में हिंदी निबंध को विभाजित किया गया है, जैसा कि आप जानते भी हैं। पहला युग है भारतेंदु युग, सन 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा युग है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग को जाना जाता है। ये 1900 से 1920, इसी समय सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था और 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक नियुक्त हुए। तब इस काल को द्विवेदी युग कहा गया। तीसरा युग है शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर जाना जाता है। 1920 से 1940 ईस्वी तक ये महत्वपूर्ण काल रहा। इस युग को तो स्वर्ण युग भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में
इस युग में निबंध का काफ़ी विकास हुआ। चौथा युग है शुक्लोत्तर युग या अद्यतन युग, माने अब तक जो लेखन कार्य हो रहे हैं निबंध विधा में वो इस युग के अंतर्गत आते हैं। ये 1940 से आज तक के जितने भी निबंध माने गए हैं वो इस युग के। आइए अब इन युगों के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं। पहला युग है निबंध का भारतेंदु युग। अब इस भारतेंदु युग में निबंध के ये उद्भव का काल है, माने शुरुआत हुआ है निबंध इसमें। जैसा कि पहले बताया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निर्देशन में अन्य रचनाकारों ने एक नई विधा को अपनाया, लेखन किए और निबंध विधा का आविर्भाव हुआ। गद्य की एक नई विधा सामने आई। इस समय के जो लेखक थे वो किसी न किसी पत्र पत्रिका के संपादक थे। इस कारण से वो अपने विचारों को लेख के रूप में उन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन करते थे जिसके वो संपादक हुआ करते थे। इस प्रकार उनके जो लेख निबंध बनते जा रहे थे और एक नई विधा निबंध की पल्लवित होने लगी। इस समय जो निबंध लेखन के विषय रहे उनमें समाज सुधार की भावना, क्योंकि समाज उस समय पिछड़ा था काफ़ी, कई अंधविश्वासों रूढ़ियों से जूझ रहा था। उन अंधविश्वासों पर कुठाराघात करना, उन पर व्यंग करना, समाज को जो कुरीतियां हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए लेखन कार्य हुआ और इस तरह के निबंध इस काल में लिखे गए। तो समाज सुधार की भावना इसकी एक विशेषता रही। दूसरा रहा राष्ट्रीय भावना का विकास, क्योंकि देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था। लेखक या साहित्यकार सभी चाहते थे भारतीय कि किसी भी तरह से अंग्रेजी सत्ता यहाँ से दूर हो। इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि देशवासियों में राष्ट्रीय भावना आनी चाहिए, तब जाकर के वो अंग्रेजों का विरोध कर सकेंगे। इसलिए वो अपने लेखों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने लगे। तो दूसरी विशेषता इस युग की थी राष्ट्रीय भावना का विकास। तीसरी विशेषता थी भारतीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित करना। चूँकि भारतीय संस्कृति विश्व की महान संस्कृति है, लेखक भी प्रायः यही मानते थे और वो अपनी संस्कृति को महत्ता प्रतिपादित करने के लिए अब विभिन्न लेखों के माध्यम से संस्कृति को प्रकाश डालते थे और अन्य संस्कृतियों से तुलनात्मक रूप से उसको श्रेष्ठ बताते थे और उसका महत्व प्रतिपादित करते थे लेखों के माध्यम से। चौथी विशेषता थी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। उस समय भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरुकुल समाप्त कर दिए गए थे। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही थी विद्यार्थियों को और इस कारण से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनुभव किया कि जब तक हम अपनी भाषा का विकास नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकेंगे, देशवासियों को जागृत नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने जो देश में प्रचलित थी अंग्रेजी शिक्षा उसका विरोध करना शुरू कर दिया और अंग्रेजियत का विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे निबंध लिखे जिनमें अंग्रेजी शिक्षा पर व्यंग किया गया। दूसरा, इस समय के जो निबंध थे उनकी भाषा सरल थी, रुचिकर थी। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया गया। हास्य व्यंग का पुट भी इसमें परिलक्षित होता है। तो छात्रों, आपको हर युग के निबंधों की विशेषताएं याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, कभी 2 विशेषताएं लिखिए, 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें
विशेषताओं को बिंदु रूप में दिया है, इनको व्याख्यात करना होता है, इनके बारे में लिखना होता है। तो 5 विशेषताएं ली हैं और साथ में उनके जो रचनाकार हैं उस युग के और उनकी रचनाएं, उनको भी साथ में लिया है। तो ये हैं भारतेंदु युग के। इसका काल 1850 से 19 ईस्वी तक रहा है। युग प्रवर्तक निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके जो प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके निबंध हैं स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। दूसरा निबंध है इनका 5वें पैगंबर। ये चीज़ें तो याद रखने की होती हैं, इसमें समझने वाली बात कम होती है, क्योंकि जिस लेखक ने जो रचना लिखी है वो याद होना होगी, तभी उसको आप परीक्षा में लिख पाएंगे। इसलिए ये जो 5 नाम और उनके सामने उनकी रचनाएं दी हैं, इनको आप लिखना पड़ेगा। जैसे बालकृष्ण भट्ट, ये दूसरे महत्वपूर्ण लेखक थे भारतेंदु युग के। इनकी 2 रचनाएं थी, मेला ठेला, आत्मनिर्भरता। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने लिखा वृद्ध दांत। इन दोनों विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे, और भी विषय है, 2 रचनाएं ली हैं केवल यहाँ। चौथे निबंधकार हैं बद्री नारायण प्रेमधन। इनका 2 रचनाएं थी, हिंदी भाषा का विकास और दूसरी है परिपूर्ण प्रयास। हिंदी भाषा का विकास, परिपूर्ण प्रयास। 5वें निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनकी रचना है शिव शंभू का चिट्ठा और बंगवासी। तो इस तरह से ये 5 में से कोई 2 रचनाकार तो आपको याद होने चाहिए, और उनकी रचनाओं सहित जो आपको ठीक लगे 2 रचनाकार के नाम याद कर लेना। दूसरे युग प्रवर्तक निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये याद रखना। अगला युग देखते हैं द्विवेदी युग। ये इसका सन 1900 से 1920 तक रहा। पहले भी मैंने बताया था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के मुख्य निबंधकार रहे। इस युग में क्या हुआ, साहित्य की उन सभी विधाओं का विकास और उन्नति होना शुरू हुई जो भारतेंदु युग में शुरू हुई थी, और उनका परिमार्जन प्रारंभ हो गया, परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस युग में भाषा का परिमार्जन एवं संस्कारित करने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ, क्योंकि इसी समय व्याकरण के नियम स्थिर किए गए थे। आज यदि ये कोई बात कहते हैं कि हिंदी में ये शब्द अशुद्ध है, ये शब्द शुद्ध है, तो इसके जो नियम थे, व्याकरण के जो नियम थे, वो इसी समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्थिर किए गए, और उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये शब्द सही है, ये शब्द सही नहीं। आपने प्राचीन समय के कुछ शब्दों को देखा होगा, वो अलग अलग शब्द मिल जाते हैं। तो भाषा को परिमार्जित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, और इस तरह से इस युग की जो विशेषताएं हैं वो है परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग। पहले भाषा में ब्रज के कुछ शब्द थे, अवधी के कुछ शब्द थे, इस तरह से कई भाषाओं के शब्द मिले हुए थे, तो परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, सुधरी हुई। ये इस समय की एक प्रमुख विशेषता थी। दूसरा, व्याकरण सम्मत भाषा। व्याकरण सम्मत माने व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए कहाँ क्या आना चाहिए, क्रिया कब आएगी, कर्म पहले आएगा, कर्ता पहले आएगा, ये व्यवस्थित ढंग से वाक्य कैसा होना चाहिए, 2 वाक्यों को किस तरह से जोड़ा जाए, इस तरह से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। कब? द्विवेदी युग में। तो मैंने भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया। एक तो उसका परिष्कृत रूप, शुद्धता अशुद्धता पर ध्यान दिया गया। दूसरा, व्याकरण के नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो व्याकरण सम्मत भाषा और परिष्कृत भाषा, ये इस युग की विशेषताएं थी। फिर साथ में नैतिकता, राष्ट्रीयता, समाज सुधार इत्यादि पर भी बल दिया गया, क्योंकि ये इस समय समाज में पूर्ण सुधार नहीं आया था। जो हरिश्चंद्र युग में शुरू हुआ था, भारतेंदु युग में वो क्रम आगे बढ़ता रहा। दूसरा, इस युग में और क्या हुआ, अन्य भाषा के निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया गया, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे निबंध लिखे हुए थे, तो उन अंग्रेजी निबंधों को हिंदी में ट्रांसलेशन का कार्य भी किया। कई लेखकों ने ऐसा किया। तो निबंध अंग्रेजी के या अन्य भाषा के, संस्कृत के या अन्य देश की अन्य भाषाओं के, विदेशों की अधिकतर भाषाओं के, उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। ऐसे निबंध भी इस समय लिखे गए।
पांचवी विशेषता थी इसमें व्यंग का पुट। व्यंग तो निबंधों की एक जान सी होती है, व्यंग के माध्यम से लेखक जो चाहता है वो कह सकता है, तो इस तरह से व्यंग इस समय भी रहे और साथ में ये ध्यान रहा सामाजिक चेतना का विकास हो, लोगों में जन जागृति आए। इस तरह से द्विवेदी युग में ये 5 विशेषताएं हैं। इनमें से आपको कुछ विशेषताओं को ध्यान देना चाहिए, बिंदु में है उनको व्यवस्थित समझाना चाहिए। अब देखते हैं द्विवेदी युग के साहित्यकार। तो जैसा आप जानते हैं द्विवेदी युग में जो युग प्रवर्तक निबंधकार हैं वो तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके जो निबंध हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं साहित्य की महत्ता और विचार भी थी। दूसरे निबंधकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने लिखा समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं। तीसरा है सरदार पूर्ण सिंह, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और श्रम। इनमें से कोई सी 2 रचनाएं आप याद कर लेना। चौथे निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका है कछुआ धर्म और मारे सिमोय कुठाओं। मारे सिमोय कुठाओं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी काफ़ी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। पांचवें हैं माधव प्रसाद मिश्र, इनके निबंध हैं धरती सत्य। आइए अब तीसरा युग देखते हैं, शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ये इस युग का नामकरण हुआ। इस युग को निबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है। जैसे कविता में भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, इसी तरह से निबंध के काल में शुक्ल युग स्वर्णकाल कहा जाता है। माने इस समय निबंध अपने बहुत महत्वपूर्ण विकास पर था और बहुत सारी उपलब्धियां इस युग को प्राप्त हुई हैं। इस युग में मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे गंभीर विषयों पर बहुत संख्या में उच्च कोटि के निबंधों की रचना हुई। मनोविज्ञान पर मन का किस तरह से भाव विश्लेषण, ये इस काल में महत्वपूर्ण निबंध रहे। इस युग की जो विशेषताएं हैं, साहित्य और जीवन के विविध विषयों पर विचारात्मक निबंध लिखे गए। साहित्य में जो विधाएं हैं उनका वर्गीकरण किया गया, उन पर लेख लिखे गए। जीवन से जुड़े बहुत सारे विषय हैं, उन पर विचार करके निबंध लिखे गए। इस युग में क्या हुआ, भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की प्रधानता रही। भाव जिसका संबंध हृदय से होता है, चिंतन जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है, माने मस्तिष्क हावी रहा, चिंतन पक्ष प्रधान रहा भाव पक्ष की अपेक्षा। तीसरा, भाषा एवं शैली में परिष्कार और लालित्य। लालित्य मतलब जब अलंकारिक शैली का प्रयोग करते हैं तो लालित्य आ ही जाता है। ललित माना होता है सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य आ ही जाता है। तो भाषा की दृष्टि से सौंदर्य, शैली की दृष्टि से सौंदर्य इस युग में एक विशेषता रही। भाषा एवं शैली में परिष्कार किया गया और अलंकारिकपूर्ण वर्णन किया गया। समीक्षात्मक एवं गंभीर विषयों पर निबंध लिखे गए। ऐसे विषय जो गंभीर थे, जिनमें विश्लेषण किया गया, समीक्षा की गई, ऐसे विषयों पर भी इस युग में निबंध लिखे गए। और सूत्रात्मक विवेचनात्मक शैली। सूत्रात्मक शैली में क्या है, कोई बात कम शब्दों में कह दी जाती है, माने अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके सूत्र रूप में बात की जाती है, बाद में उसकी व्याख्या कर दी जाती है, विवेचना कर दी जाती है। तो विवेचनात्मक शैली और सूत्रात्मक शैली। विवेचनात्मक कोई तथ्य को विवेचन करना, तर्क से, तथ्यों से उसको सिद्ध करना। तो विवेचनात्मक शैली और सूत्रात्मक शैली का इसमें अधिक प्रयोग हुआ। और गंभीर विषयों पर निबंध लिखे गए। मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे गए, जैसे बात है, जैसे भय है, उत्साह है, क्रोध है, ऐसे विषयों पर इसमें निबंध लिखे गए। समीक्षाएं की गई, अन्य जो लेखकों ने जो लिखा, अन्य जो रचनाएं हुई, उन रचनाओं की समीक्षा की गई। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, अब उस तुलसीदास की रामचरितमानस की समीक्षा की गई, अन्य लेखकों की रचनाओं की भी समीक्षाएं की गई। तो समीक्षात्मक विषय भी, और कोई विषय कर समीक्षा की है, विश्लेषण किया है। इस तरह से ये शुक्ल युग की विशेषताएं हैं। इसे हिंदी निबंध का स्वर्णकाल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हुई, साथ में उच्च कोटि के निबंधों का सभी विषयों में लेखन हुआ।
इस युग के जो युग प्रवर्तक निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना है चिंतामणि भाग 1 व 2। इसमें इनके सारे निबंध संग्रहित हैं, एकत्रित किए गए हैं। उसमें चाहे क्रोध हो, उत्साह हो, भय, श्रद्धा, भक्ति, सारे निबंधों को चिंतामणि भाग 2 बनाए। भाग 1 और भाग 2 में इस सारे निबंध, कई सारे निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह, इन्होंने ताज, फतेहपुर सीकरी, इनके बारे में ऐतिहासिक विषय थे, ऐतिहासिक विषय को उठाया गया। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके निबंध थे प्रदीप पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध, शांति प्रिय द्विवेदी, व्रंत और विकास, कवि और काव्य। ये शुक्ल युग के निबंधकार हैं। अगला युग आता है शुक्लोत्तर युग। सन 1900 ईस्वी से लेकर अब तक का जो युग है वो शुक्लोत्तर युग कहलाता है, माने शुक्ल के बाद का युग, उत्तर का युग। इस युग के निबंधों में विषय वस्तु की विविधता रही, माने किसी विषय पर निबंध लेखन हुआ, विषय के कोई एक निश्चित दायरे में नहीं बंधे, जिस विषय पर मन किया वो निबंध उस विषय पर उसने लिखा। तो विषय वस्तु की विविधता रही। इस युग में निबंध विधा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। इस युग के निबंधों में लेखकों की निजी विशेषताएं भी परिलक्षित होती हैं, मतलब लेखक अपनी शैली के निबंध भी इसमें लिखे। शुक्लोत्तर युग के निबंधों की विशेषताएं भावात्मक एवं आत्मपरक निबंध, विषय वस्तु की विविधता, विचारात्मक, समीक्षात्मक एवं आलंकारिक शैली, निबंधों के विकास का चरमोत्कर्ष, क्योंकि इसमें बहुत विकसित हो चुके थे निबंध। निबंधों में चिंतन की गहराई एवं विचारों की सघनता, ये इस युग की विशेषताएं हैं। विषय वस्तु की विविधता, भावात्मक एवं आत्मपरक निबंध, आत्मपरक जो होते हैं निजात्मक, जिसमें निजी विशेषताएं आती हैं। दूसरा विचारात्मक, समीक्षात्मक और शैली आलंकारिक रही। निबंधों में चिंतन की गहराई रही और विचारों की सघनता, बड़े बड़े निबंध लिखे गए। अब इस युग के निबंधकार तो प्रवर्तक थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसके प्रमुख लेखक रहे। इनकी रचनाएं हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल, विचार और वितर्क, नंद दुलारे वाजपेयी, इनके आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र, आलोचक की आस्था, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, विद्यानिवास मिश्र, चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य, अमृत राय, सहचिंतन। इस तरह से ये निबंध साहित्य का विकास क्रम माने 4 भागों में बांटा गया है। उन चारों भागों को आज अपने जाना। इसमें जो जाना वो कि विशेषताएं हर युग की, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए और उनको समझाना अंकों की दृष्टि से कैसे लिखना है। दूसरा, इसमें 2-2 लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम ये तो याद करना ही है। अब जैसा कि बिंदु था दूसरा, गैर हिंदी क्षेत्र के हिंदी लेखक। क्या है, भारत के सभी राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, ये आप भली भांति जानते हैं। ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। तो ऐसे क्षेत्रों में भी हिंदी में निबंध लेखन हो रहा है, ये बड़े गौरव की बात है कि जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, भारत के उन प्रांतों में लेखक अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी में भी लेखन कर रहे हैं। उन लेखकों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ऐसे गैर हिंदी क्षेत्र के हिंदी लेखक भी हैं। कम से कम आपको 2-3 लेखकों के नाम तो याद रखना होते हैं। कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है कि गैर हिंदी क्षेत्र के 2 लेखकों के नाम लिखिए, तब आप कैसे लिख पाएंगे। तो उनके नाम यहाँ हैं और उनकी मातृभाषा है, लेकिन निबंध उन्होंने किस में लिखा है, हिंदी में लिखा है। तो ऐसे गैर हिंदी क्षेत्र के हिंदी लेखक हैं डॉक्टर बाल सौरी रेड्डी, डॉक्टर सुब्रमण्यम नागलक्ष्मी,
इन्होंने तमिल में लिखे हैं। तो ये तमिल के 2 लेखक हैं, डॉक्टर कुट्टन पिल्लई, डॉक्टर विश्वनाथ अय्यर, ये मलयालम के हैं, और प्रोफेसर पी कृष्णन, ये भी मलयालम के हैं। तो इन लेखकों ने अपनी मातृभाषा के साथ हिंदी में भी निबंध लेखन किया। ये बड़े गौरव की बात है कि हिंदी को प्रचार प्रसार भारत के अन्य भागों में भी हो रहा है, जहाँ गैर हिंदी क्षेत्र हैं उनमें। ऐसे ही एक लेखक हैं डॉक्टर तेजस्विनी कट्टीमनी, इन्होंने कन्नड़ में लिखा, कर्नाटक मूल भाषा है कन्नड़। डॉक्टर विजय राघव, इन्होंने तेलुगु में लिखा। मोहन कोइराला असमिया में लिखा, असमिया इनके मातृभाषा है। इन्होंने निबंध सब ने हिंदी में ही लिखे हैं, तो हिंदी में लेखन किया, मतलब इनकी मातृभाषाएं ये है। इसके अलावा भी इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य किया। जैसे शंकर पूर्ण तांबेकर, राम प्रकाश सक्सेना, इनकी मातृभाषा मराठी थी लेकिन इन्होंने हिंदी में लेखन किया। रघुनाथ भट्ट, अंबा शंकर, इन्होंने अपनी भाषा गुजराती के साथ साथ हिंदी में भी लेखन किया। डॉक्टर चंद्रलेखा, इनकी कोंकणी भाषा थी, इन्होंने भी हिंदी में लेखन कार्य किया। तो इनमें से कम आपको 2 लेखक याद रखने होंगे जो अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी में लेखन कार्य कर रहे हैं। इस तरह से आइए जानते हैं विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में। जैसा कि आप जानते हैं विदेशों में 90 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन होता है, हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हिंदी विदेशों में भी अपना विकास कर रही है। तो विदेश में ऐसे जो भारत के लेखक विदेश में जाकर बस गए और वहाँ रहकर उनके देश की भाषा के साथ साथ अपनी मातृभाषा हिंदी में भी वो लेखन कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं वो। अप्रवासी भारतीय जिन्होंने हिंदी भाषा में निबंध रचना कर रहे हैं, ये निबंधकार विदेशों में हिंदी की स्थिति पर लेख लिख रहे हैं तथा विभिन्न देशों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए हैं। इनकी भाषा शिल्प भी सजा समरा होता है, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी लिख दिया, भाषा भी बड़ी उत्कृष्ट शैली की लिखते हैं। तो ये निबंधकार हैं अरविंद कुमार पारिख, गुलाब खंडेलवाल, ये अमेरिका में हिंदी में लेखन कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार तेजेंद्र शर्मा इंग्लैंड में रहकर हिंदी में लेखन कर रहे हैं। इंदु प्रकाश पांडे जर्मनी में हिंदी में लेखन कर रहे हैं। वासुदेव पांडे त्रिनिदाद में रहकर हिंदी में लेखन कर रहे हैं। डॉक्टर विवेकानंद शर्मा ये फिजी में रहकर हिंदी में लेखन। अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर उदय नारायण गंगू मॉरिशस से, और डॉक्टर सीताराम पोद्दार जमैका में हिंदी में सेवाएं दे रहे हैं, माने हिंदी पर लेख लिख रहे हैं। तो हिंदी विदेशों में भी हिंदी के निबंध लिखे जा रहे हैं, अपने देश में भी गैर हिंदी क्षेत्रों में निबंध लिखे जा रहे हैं। तो ये निबंध का विकास चारों ओर हो रहा है। ये हिंदी साहित्य के विकास का भाग 2 समाप्त होता है। धन्यवाद। हाँ।